गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने कल तक पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, तो वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है वो आता है मेटाबॉलिज्म। थर्ड है हमारा द लिविंग वर्ल्ड में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमें पता है। मेटाबॉलिज्म, देखो हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। यानी कि sum total of various biochemical various biochemical reaction occurring in a cell। ठीक है, तो यानी कि और सिंपल बात में बात करता हूं मैं इसकी, तो इसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है ये? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है उसको देख लेते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म इसके अंदर दो चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक आती है एनाबॉलिज्म और दूसरी आती है कैटाबॉलिज्म। देखो, एनाबॉलिज्म को हम बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि जिस रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि संश्लेषित अभिक्रिया है। और कैटाबॉलिज्म विघटन अभिक्रिया है, इसको संश्लेषित बोलते हैं। संश्लेषित अभिक्रिया ये विघटनकारी है। विघटनकारी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो, संश्लेषित का मतलब हुआ कि इसमें कुछ सब्सटेंस का निर्माण होगा और इसमें क्या होगा, कुछ सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा। यानी कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म मतलब इसमें क्या होगा, सब्सटेंस का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ठीक है, इसके बाद एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, जितने भी बिल्डिंग अप रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सभी चीज आती है। जैसे एकदम सिंपल सी बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि
involve synthesis of complex substances. एग्जाम्पल होता है इसका, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व breakdown of complex substances मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। एग्जाम्पल होता है इसका क्या, सिंपल सी बात है, डाइजेशन। तो ये हमने थर्ड स्टेप पढ़ा इसका, मेटाबॉलिज्म का। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a body into smaller unit and subunits which are arranged in an orderly manner ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, हमें ये भी पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। उन स्मॉल सब यूनिट को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू presence of organization a living body या living being is called organism, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नंबर आता है हमारा, तो वो आता है किसमें, कॉन्शियसनेस। यानी कि लास्ट पॉइंट बचा है हमारा कॉन्शियसनेस। हमें पता है कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी रिएक्शन हो रही है उसके लिए क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग and response to external stimuli अब देखो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई आर perceived by sense organ and these can be, मतलब स्टिमुलेशन कैसा हो सकता है? देखो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने वातावरण यानी कि जो उनके आसपास प्रेजेंट है उसके लिए क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं, मतलब अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। मतलब ऐसे जैसे हमें पता लगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर आज मौसम कैसा है, ठंडा है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारे कपड़े पहन लेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि गर्मी है बहुत ज्यादा, तो हम गर्मी के केस में क्या करते हैं कि एसी चला लेंगे या कूलर फैन चला लेंगे। तो ये बेसिकली होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस में आता है। किस में आता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस में। और सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ध्यान रखिएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। फिर इसका एक केस आता है किसमें कि कोई एक कहां पर बैठा है, कोमा में है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? कोमा से अगर पर्सन वो ठीक हो जाता है तो उसको लिविंग बोलेंगे, और अगर वो ठीक नहीं होता है तो वो नॉन लिविंग में रहेगा। तो देखो कैन बी कौन कौन सा वो हो सकता है स्टिमुलेशन? ये फिजिकल हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एक मिनट, और तीसरा बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक, अब देखो क्या होता है, यानी कि विजिबल चेंज रेस्पॉन्स क्या मतलब होता है? विजिबल चेंज, विजिबल चेंज विजिबल चेंज और रिएक्शन, visible change or reaction which an organism produces as a एक मिनट, produces as a result of
as a result of applied stimulus is called a response. Is called response. देखो अब क्या होते हैं प्लांट्स, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इनमें सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब plants do not have sophisticated sense organs, ठीक है। मतलब प्लांट्स में जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन का मतलब ज्ञानेंद्रियां, जैसे हमारे शरीर में कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो कौन कौन से, जैसे आंख, नाक, कान, ठीक है, स्किन और हेयर, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं बेसिकली। तो ये ऐसा कुछ भी प्लांट में नहीं होता है। प्लांट्स रेस्पोंड टू respond to external factors like light, temperature, moisture, pollutant, touch, etc, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे और एग्जांपल में बात करता हूं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स in Mimosa pudica, ठीक है, occurs due to external stimulus to touch, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो मिमोसा मुडिका होता है, यानी कि छुई मुई जिसको बोलते हैं, टच मी नॉट, तो उसमें क्या होता है, जो सेंसिटिव होती है टच के लिए, जैसे ही उसमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस जाएगा तो वो क्या होती है, बेसिकली लीफ को फोल्ड कर लेती है, मतलब मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आता है। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, केवल ह्यूमन बीइंग ही होता है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग have self consciousness, मतलब अवेयरनेस टू
अवेयरनेस टू सेल्फ, मतलब कि जो एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है उसके लिए जो अवेयर होता है वो केवल ह्यूमन बीइंग है, बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो एनवायरमेंट के लिए क्या करे, अवेयर हो। ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो डाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं, जो अर्थ पे है अब तक, मतलब अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो वो अप्रोक्सीमेट कितना है, 5 मिलियन टू 50 मिलियन है। लेकिन जो नॉन बायोडाइवर्सिटी है हमारी, तो वो हमारे पास है अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है। तो हमें पता है उसमें भी 1.8 मिलियन में भी 1.7 मिलियन में कितना 1.2 मिलियन है एनिमल स्पीसीज और 0.5 मिलियन है प्लांट स्पीसीज। और एनिमल में भी अगर मैं बात करता हूं तो 10,25,000 है हमारे पास इंसेक्ट हैं, और बाकी जो बचे हमारे पास रेस्ट ऑफ स्पीसीज हैं। ठीक है। तो देखो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से किस तरीके से डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। मतलब द टर्म बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें होते हैं, बायो प्लस डाइवर्सिटी। देखो बायो का मतलब मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में ही, ये लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस या वेरिएशन, तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो देखो अर्थ पे जो टोटल है, अगर हम बात करते हैं टोटल बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे जो प्रेजेंट है, टोटल बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जो प्रेजेंट है वो है 5 to 50 मिलियन। बट नॉन कितनी है, नॉन है हमारे पास केवल कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख, 17 लाख से 18 लाख, इतनी है। और इसमें से भी 1.2 मिलियन वो है एनिमल। कौन है, एनिमल। और 0.5 मिलियन उसमें है प्लांट्स। और एवरी ईयर approximate 15,000 species discovered। ठीक है, मतलब हर साल इतनी स्पीसीज क्या होती हैं, डिस्कवर की जाती हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा अभी किसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी नेक्स्ट टॉपिक है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, देखो जो टर्म है coined by A.P. A.P. D. Candolle,
इन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था। ठीक है, तो देखो अब इसमें टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी यानी कि दो वर्ड हैं इसमें भी, टैक्सस, टैक्सेस प्लस नोमोस। तो देखो टैक्सोस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब होता है लॉ। मतलब सिंपल सी बात कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैलस लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देखते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैलस लीनियस। कैलस लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इंडियन टैक्सोनॉमी, वो आता है सांता पाव। सांता पाव, ये फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन is known as taxonomy, is known as taxonomy। ठीक है, तो बेसिकली टैक्सोनॉमी और क्या हो सकता है, यानी कि टैक्सोनॉमी क्या हो सकता है, टैक्सोनॉमी इज अ प्रैक्टिस, टैक्सोनॉमी इज अ practice of identifying different organism, classifying them into categories and naming them and naming them। अब देखो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पर। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन, थर्ड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट स्टेप होता है
नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है। ये स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन सी होती है। साइटो, कीमो, ठीक है, अल्फा, बीटा, ओमेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहली है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी, यानी कि ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, comma structure and behavior, etc। ठीक है, इसको हम साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो सेकंड आता है हमारा, वो आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी। देखो, कीमो टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, ये केमिकल नेचर पे रहेगा, ठीक है। केमिकल जो भी हमारे मतलब केमिकल नेचर है बायोमोलिक्यूल्स का, कैसी उसमें फ्रेगनेंस है, कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, वो आता है हमारा कीमो टैक्सोनॉमी में। यानी कीमो टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन केमिकल constituents constituents of plants like taste, fragrance, fragrance are also included। अब आता है अल्फा टैक्सोनॉमी। क्या होता है, देखते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मतलब किस पर बेस्ड है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। दूसरा होता है बीटा, बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी पे, ठीक है। एक्सटर्नल, एक मिनट, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल प्लस
इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है। थर्ड आता है ओमेगा, ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होती है, यानी कि इसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन the all the information from all the sources। ठीक है। तो देखो, अगर मैं कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी की बात करता हूं, ये जेनरिक जीनस या स्पीसीज, सब स्पीसीज की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब हम ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक। तो देखते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहली ब्रांच होती है ओल्ड सिस्टमैटिक। जो ओल्ड सिस्टमैटिक है, इसका यानी कि जो टर्म गिवन बाय लिनियस, लेकिन जो इसको सबसे पहले डिफाइन किया था वो गेलॉर्ड सिम्पसन ने किया था। किसने किया था? गेलॉर्ड सिम्पसन। तो जो सिस्टमैटिक वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। सिस्टमा क्या है? सिस्टमा। सिस्टमा का मीन्स होता है क्या? कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टमा? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बोलते हैं। देखो, सिस्टमैटिक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनका किस तरीके से विकास हुआ है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। या एक शॉर्टकट में मैं बात करता हूं, सिस्टमैटिक इज इक्वल टू होगा हमारा, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। प्लस फाइलोजेनी। ठीक है। तो ये हमारा आता है सिस्टमैटिक में। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इसका और सिंपल सी डेफिनेशन में बात करता हूं, तो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर comparative comparative and evolutionary evolutionary relationship। ये आया हमारा सिस्टमैटिक में। ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट आता है न्यू सिस्टमैटिक। क्या आता है? न्यू सिस्टमैटिक क्या है? न्यू सिस्टमैटिक, इसको हम नियो सिस्टमैटिक भी बोलते हैं। नियो सिस्टमैटिक
या बायो सिस्टमैटिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि इट इज अ concept of systematic that consider a species to be the product of evolution। मतलब इसमें वो स्पीसीज आएगी जो किसका प्रोडक्ट है, एवोल्यूशन का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो हक्सले ने किया था। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय सर जूलियन हक्सले इन 1940। देखो, न्यू सिस्टमैटिक जो होता है, ये जो है सिस्टमैटिक का वह कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी स्पीसीज को तब स्टडी करते हैं जब वो किसका उत्पाद हो, एवोल्यूशन का हो। ठीक है, जो न्यू सिस्टमैटिक का कॉन्सेप्ट है वो हक्सले ने दिया था 1940 में। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अब इसके फीचर्स क्या होंगे न्यू सिस्टमैटिक्स के, तो वो देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ न्यू सिस्टमैटिक। features of new systematic। सबसे पहले है species are not isolated। मतलब स्पीसीज आइसोलेटेड नहीं होगी। सेकंड है मेन स्ट्रेस इज laid upon subspecies and populations instead of species। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये किस पर बेस्ड है, ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। यानी कि it is based it is used to know the interrelationship among living organism। ठीक है, तो अब ये हमने सिस्टमैटिक तक पढ़ लिया। इसके बाद जो नंबर आएगा हमारा वो नोमेनक्लेचर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।